मेरा नाम डॉक्टर मारिया यूसुफ है। एज यूजुअल आज हम अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू करने लगे हैं डॉक्टर इम्तियाज वराइश के साथ। आई थिंक ये हमारा तीसरा एपिसोड चल रहा है और आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो है प्रेपरेशन फॉर हज। हज के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बारिया, आपका शुक्रिया कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ लेके मुझे आपने इस प्रोग्राम अपने प्रोग्राम में लिया है। और ये प्रोग्राम जो है मैं समझता हूँ एक तो हमारी ये गाइडेंस के लिए है, आज़मीन हज के लिए जो हज के लिए जाते हैं गाइडेंस दे दी जाए, ताकि जो पहली बार हज पे जा रहे हैं खास तौर पर उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो पहले जा चुके हैं ऑलरेडी और दूसरा हज कर रहे हैं उनके लिए आसानी होती है क्योंकि पहले एक्सपीरियंस हो चुका होता है। ठीक है ना। अब जब आप इरादा करते हैं हज के लिए तो उसके लिए जो है कहते हैं कि खालिसुल खालिस अल्लाह ताला के लिए जो है ना, ये हकूकुल्लाह में आता है ना हज। तो आपकी नियत होनी चाहिए कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही इस नियत से आप जाएं कि इस इबादत को आप अल्लाह ताला के लिए अदा कर रहे हैं और इसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। और उसके अलावा हज किन पे फर्ज है, आप थोड़ी वजाहत करें। जी मैं ब्रीफली गुजारिश करता हूँ। पहली चीज तो ये है कि जितनी भी इबादत हैं जिसमें हज भी शामिल है वो सारी अल्लाह के लिए। इबादत चाहे कोई भी हो, चाहे आप सदका खैरात करते हैं, चाहे आपको खाना पका के बांटते हैं, आप किसी को इमदाद करते हैं, आप हज पे जाते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, आप दुआ मांगते हैं, जो इबादत हैं वो 100% जो है वो अल्लाह के सामने होती हैं और अल्लाह के लिए होती है। ठीक है, और किसी की इबादत नहीं, किसी पैगंबर की इबादत नहीं है, किसी वली की इबादत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत है। पहली चीज तो ये है। अब फर्ज किस पे है? हज। अब हज जो है इसके लिए पहला तो ये है कि उसके पास इस्तिताअत हो, यानी फाइनेंशियली बिल्कुल साहिब इस्तिताअत, बिल्कुल साहिब हैसियत हो और उसके पास इतनी रकम हो कि जिसमें वो हज का सफर भी कर सके और वहां पे अपना जो चंद कुछ दिन उन्हें उससे वहां क़याम करना है, क्योंकि आमतौर पर 40 डेज लोग ठहरते हैं। जो प्राइवेट स्कीम के वाले होते हैं वो 20 दिन भी है, उनका प्रोग्राम कम दिनों का भी होता है। तो उस हिसाब से जितने दिन वहां पे रहना है उनका वहां पे रहने का, खाने का, पीने का वो बंदोबस्त कर सके, इतनी उनके पास फाइनेंशियल उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर उन पर फर्ज नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फिजिकली वो हैंडीकैप ना हो। मिसाल के तौर पर ज़हनी तौर पर बंदा एक माजूर है, उस पर हज फर्ज नहीं है। फिजिकली अगर उसकी कोई ऐसी जिस्म के अंदर प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से वो वहाँ पे हज नहीं कर सकता, अगरचे आजकल वहाँ पे फैसिलिटीज हैं कि वहाँ पे आपने देखा होगा कि पुश चेयर्स जो होती है उसको इस्तेमाल करके कई लोग व्हीलचेयर, बिल्कुल बिल्कुल उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर उनके लिए फर्ज है। लेकिन अगर इस पोजीशन में नहीं है बिल्कुल ही कि उनकी हेल्थ कंडीशन बिल्कुल इजाजत नहीं देती, तो ऐसी सूरत में भी उन पे हज फर्ज नहीं है। तो एक हज जो है ये हर मुसलमान के लिए जो इस्तिताअत रखता हो फाइनेंशियली एंड फिजिकली, उसके लिए फर्ज है। उसमें यही आ जाता है कि मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सन कैन नॉट गो। आप जिसको जो है ना, जिसमें मेंटली आकिल, बालिग और मुकीम, ये तीन जो है ना, आकिल, बालिग और मुकीम, ये शराइत हैं। बिल्कुल सही आकिल, बालिग। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये अब पूछना चाहूंगी, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इस तरह से कि जो व्हीलचेयर पेशेंट्स होते हैं, वो इंसिस्ट भी करते हैं कि जी हमने जाना है और वहां पे हम इबादत भी करेंगे, लेकिन आपका क्या ख्याल है, ऐसे पेशेंट्स को जाना चाहिए हज पे? क्योंकि वो या तो ग्रुप में जा रहे हैं, उनके साथ जैसे फर्ज करें कोई देयर इज अ मदर हु वांट्स हर सन टू टेक हिम, ठीक है, चले भी जाते हैं वहां पे, बकाया लोग जो हज अदा कर रहे हैं उनके लिए भी कई दफा ये होता है कि कोई लाइबिलिटी भी बन जाती है कि जी वो पेशेंट एक्यूटली इल हो गया या उनकी तबीयत जो है वो नासाज हो गई, और जो साथ लेके जा रहे हैं उनके लिए भी ये इशू हो जाता है कि जी उनको भी जो है उनको केटर करना पड़ता है। तो आपका क्या ख्याल है कि व्हीलचेयर पेशेंट जो है उसके लिए उनको जो है, आई मीन शुड दे, इज इट, वो किस कैटेगरी में आता है उनके लिए? क्योंकि उन पे तो हज फर्ज नहीं है ना, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं। मैंने गुजारिश की कि अगर विलिंगली कोई, अगर उनका कोई बेटा है, कोई और साथ है, कोई बात करके अपना मुलाजिम ले जाते हैं और जो कि वहाँ पे उनको लुक आफ्टर कर लेता है, अगर ऐसा वो इजीली कर सकते हो तो फिर उनको हज कर लेना चाहिए। और हज जो है जो फर्ज इबादत है तो इससे बेहतर है कि वो हज जो है। और फिर इसके साथ मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले वो हज ही करें, क्योंकि उम्रा जो है वो नफली इबादत है, हज फर्ज इबादत है।
तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल सके तो पहले मेरा ख्याल है कोशिश करनी चाहिए कि हज ही कर लिया जाए, और उसके बाद फिर जिंदगी रहे तो उम्रे किए जा सकते हैं, बार बार जाया जा सकता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि वही बात आ जाएगी, इस्तात के अंदर ही आ जाता है ना कि अगर वो व्हील चेयर के ऊपर वो परफॉर्म कर सकते हैं और उनको व्हील चेयर संभालने के लिए उनके पास अरेंजमेंट है, अपना कोई बेटा है, कोई भाई है या हस्बैंड है या फिर कोई मुलाजम है, तो फिर वो चूंकि इसका मतलब वो कर सकते हैं ना, तो फिर फर्ज ही है उनके ऊपर। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो फिर फर्ज नहीं है। अब रहा सवाल, आगे चलते हैं, मेरा ख्याल उनका लिबास के ऊपर बात कर लेते हैं कि फिजिकल की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल पहले अब जो है फिजिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल को खत्म कर लेते हैं ना। अच्छा, एक चीज वो जो लोग नॉर्मल हैं, फिजिकली फिट हैं, मतलब जिनके जिस्म जो है, टांगे बाजू सब ठीक है, नॉर्मल है, उनको चाहिए कि वो इसकी वॉक शुरू करते हैं हज जाने से पहले, कम से कम मेहल 2 महीने पहले, जब से उनका प्लान बने 2-3 महीने पहले। वॉक तो वैसे भी करनी चाहिए क्योंकि वहां चलना बड़ा पड़ता है, वहां पे आपको तवाफ करना है तो वो भी चलने वाली इबादत है। खास तौर पे हज के दिनों में मक्का के अंदर खास तौर पे अब बहुत चलना पड़ता है, यानी जहाँ ठहरे हुए आपने वहां से चल के आपने जब जाना है खाना काबा के अंदर, वहां पे जाके आपने तवाफ वगैरह करना है, नवाफिल अदा करने हैं, अगर उम्रा करना है तो उम्रा के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है और आराम कम है, वहाँ सोने का टाइम थोड़ा मिलता है क्योंकि लोग गए होते हैं इबादत करने के लिए वहां पे ना, तो वो कहते हैं अपना मैक्सिमम टाइम जो है हम इबादत में गुजारें। तो अगर वो यहाँ पे एक्सरसाइज पहले शुरू कर देंगे और स्पेशली वॉक शुरू कर देंगे, और उसके लिए खास हो वहां पे जो जूते उन्होंने पहने हैं वहां जाके, उन जूतों को कई बार लोग मैंने देखे हैं कि वो नए जूते ले लेते हैं और वहां जाके पहनना शुरू कर देते हैं। अब जब नया जूता होता है और आपको पता खास हज के याम में जो मर्दों के लिए जूता होता है उसके ऊपर जो उसका आप कह ले कि पाँव का ऊपर की हड्डी है ना, जिसको पब बोलते हैं हम आमतौर पे, वो हड्डी नजर आनी चाहिए, मतलब वो हड्डी के ऊपर नहीं आना चाहिए जूता, ठीक है ना। तो उसमें हवाई चप्पल टाइप लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम यहाँ पे चूंकि उस तरह के जूते इस्तेमाल नहीं करते और वहां जब शुरू करते हैं तो फिर हमें वो लगने शुरू हो जाते हैं जूते ना, उससे जख्म पैदा हो जाते हैं पाँव में। थिक होना चाहिए ना, सोल थिक होना चाहिए ताकि आपका पाँव जो है या आपका पैर जो है वो जमीन से उठा हुआ हो। जब जमीन के बहुत अगर आपका सोल थिक नहीं होगा ना तो फिर रगड़ से भी जो है ना, होता है ना, जिन शूज के सोल्स थिन होते हैं, दे नॉट थिक, उसमें क्या होता है कि वो जमीन पे पैर रखने से फिर रगड़ लगती है और पाँव जो है वो छिल जाता है आपका। इसी तरह होता है ना, आपके सोल्स जो है वो छिल जाते हैं या ब्लिस्टर्स वगैरह होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि आप ओपन शूज का इस्तेमाल करें, इट्स इजियर टू वेयर देम एंड टेक देम ऑफ एज वेल, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक और चीज, उस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आपने जो है व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो उसमें है कि सोल पे आपका जो है वो नहीं होना चाहिए, एज दे कॉल इट, प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो थिक सोल वाले आप जो है सैंडल्स इस्तेमाल करें। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि उसको पहले आप पहने ताकि आप यूज टू हो जाए। वहां पे जाके अक्सर लोग नया जूता लेके जाते हैं, पहली दफा पहना जी, पता चला जी वो तो आपके पाँव को दुखा रहा है। मर्द जो है उनके लिए एहराम तो पहनना होता है हज के अयाम में, वो जो अयाम 7-8 दिन होते हैं जिसमें, और उम्रा अगर करना है तो उसके लिए भी वो एहराम पहनते हैं। एहराम जो होता है वो अनसिला कपड़ा होता है सफेद रंग का, और उसमें जो असल में ट्रेडिशनली जो लठे इस्तेमाल होता था कपड़ा, लठा आप जानते हैं, और इसके अलावा भी कपड़े जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई टॉवल टाइप होते हैं, कोई इस तरह के होते हैं। लेकिन मैं अपने चूंकि जाती एक्सपीरियंस, चूंकि मुझे भी अल्लाह ने एक शर्फ बख्शा कि 2015 में हज करके आया था, तो मैं भी कुछ टॉवल के भी ले गया था, लठा भी ले गया था। लेकिन टॉवल चूंकि वहां पे गर्मी होती है तो वो थोड़ा जिस्म को चुभता है, ठीक है ना। तो फिर मुझे मैंने लठे का जब पहना तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हो गया। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा तमाम मर्द हजरात को कि वो लठे का जो एहराम है वो लेके जाए, क्योंकि उस पर बंदा कंफर्टेबल रहता है, लाइट रहता है बजाय टॉवल वाले का। अच्छा, एक तो ये है कि उन्होंने वो पहनना है, प्लस फिर उस तरह जूती मैंने बता दी कि जिसके ऊपर की हड्डी जो है वो उसके ऊपर वो रबड़ या चमड़ा नहीं होना चाहिए, वो इस तरह की जूती है वो मिल जाती है। आम हवाई चप्पल जो है ना वो उसी तरह की होती है जिसको लोग ले जाते हैं वहां पे। अच्छा, फिर इसके अलावा अच्छी सी जूतियां भी हैं यहाँ पे बनाई मुख्तलिफ कंपनियों ने, जूतों वालों ने, उनसे भी ली जा सकती हैं, वो स्पेशल बनाते हैं इसके लिए, इस पर्पज के लिए। तो मर्दों का तो यही है जी कि वो अनसिला लिबास। अब औरतों के लिए क्या है, औरतें जो है वो आम लिबास जो भी पहनती हैं, पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए, ठीक है ना,
और वो जो है वो आम लिबास ही वो पहनेगी जो यहाँ पे पहनती है, ऊपर वो बाया वगैरह आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे सऊदी अरब में। सऊदी अरब में खातीन जो है उनके लिए लाजमी है कि वो बाया पहने वहाँ पे, वो सख्ती है काफ़ी, यानी दुपट्टा लेके नहीं जाया जा सकता है, और बाकायदा बाया टाइप जो होता है ना जिसमें पूरा जिस्म कवर्ड होता है, या बुर्का पहने, तो इस तरह की चीज़ जो है वो लाजमी पहननी पड़ती है वहाँ पे। तो खातीन के लिए वो है, जूती वो कोई भी पहन ले, उनके लिए जूती का कोई मसला नहीं है। अलबत्ता ये है कि कोई खुशबू नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है, चाहे वो कपड़ों पे खुशबू डालने वाली है या बॉडी स्प्रे है या टेल्कम पाउडर है, कोई इस्तेमाल नहीं करना उन दिनों में जो हज के अयाम है। जब हज के अयाम से पहले भी और बाद में भी आप वो लगा सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस दौरान साबन जो है एक मिलता है जिसके अंदर आप क्या लें कि जो उसकी बगैर खुशबू के साबुन मिल जाता है, वो आप ले जाएं, ठीक है ना, अगर जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल करें। और फिर एहराम की या मर्दों की सूरत में एहराम, और बाकी खातीन जब हज की कैफियत में जाएंगी वो उन दिनों में, तो उससे पहले उन्होंने अपने नाखून वगैरह या बाल वगैरह जो जरूरी काटने होते हैं, जिसकी जरूरत वो महसूस करें, वो पहले काट लें, क्योंकि जब वो एहराम की हालत में आ जाएंगे फिर ना वो नाखून काट सकते हैं, ना बाल काट सकते हैं, ना कोई जहम को खरीद सकते हैं, और उसके ऊपर फिर दम पड़ता है, यानी उनको बकरे देने पड़ते हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है वो उस हिसाब से। और एक और चीज जो है जो हम शायद मिस कर रहे हैं कि जाने से पहले आप अपना जो एक एक किट बनाएं अपने पास, मेडिकल किट, ठीक है ना, यानी उसके लिए जो जरूरी अद्वियात है, अगर आप बीमार हैं, कई डायबिटिक होते हैं, कई हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, और वो मेडिसिन जो है वो रूटीन की उसका बकायदा नुस्खा जो है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से लिखवा के, और जो हाजी कैंप में जो सरकारी वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो सील करके देते हैं, वहाँ पे स्टैंप लगा के देते हैं, उसका वो लूज ना लेके जाए, क्योंकि वो अदरवाइज सऊदी अरब एयरपोर्ट के ऊपर वो प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे आम मेडिसिन उस तरह की नहीं ले जाई जा सकती, वहाँ काफ़ी सख्ती होती है। तो अगर वो सील्ड होगी, और हाजी कैंप के अंदर जो सरकारी मेडिकल अफसर वहाँ बैठते हैं वो उनकी सील लगी होगी, स्टैम्प्ड होगी, और वो जो नुस्खा होगा उसके ऊपर स्टैम्प उनकी होगी, तो ऐसी सूरत में फिर जो उसको एक्सेप्टेबल है। अब ये तो है वो जो मेडिसिन वो यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज आप देखें कि जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, क्योंकि वहां जब जाते हैं तो बड़ी दुनिया आई होती है, पूरी दुनिया से आई होती है, वो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम भी और वायरस भी कैरी करके आते हैं। बात की वैक्सीनेशन जो है वो आपको पता चल जाएगा, हाजी कैंप से पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन बड़ी जरूरी है वहां जाने के लिए, वो रिक्वायर्ड है, उसके सर्टिफिकेट भी साथ होते हैं जो कि एयरपोर्ट में चेक होते हैं। तो उसके बिल्कुल आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इस तरीके से हिफाजत के साथ रखें, पासपोर्ट अपना, और ये जो वैक्सीनेशन के कार्ड्स वगैरह बने होंगे, ये सर्टिफिकेट होंगे, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये आप एक बड़ा उसको सेफली रखें। ऐसे ना हो कि कहीं भूल जाएं, कहीं गिर जाए, या कोई चीज़ निकाल ले कोई बंदा, आपको पता है मुख्तलिफ आप एयरपोर्ट्स पे होके जाएंगे, तो ऐसी सूरत में समटाइम्स वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं। और जो पैसे लेके जाएंगे आप अपने साथ, जो करेंसी लेके जाएंगे, तो वो भी बड़ी संभाल के रखनी है। वहाँ पे इवन खाना काबा के अंदर भी जेब तराश जो होते हैं लोग पे वो निकाल लेते हैं, कई वाकया सुनने में आए हैं। ये तो हमने बताया कि जब इहराम के दिन होंगे, जब हज के याम होंगे, तो उसको क्या पहनना है ये हमने बताया ना। अब बाकी भी आपने दिन वहां पे गुजारने हैं, जिसमें बाद में आपने वहां पे सर्टन डेज रहना, मक्का में रहना और मदीना मुनव्वरा में भी रहना है, और वहां पे आपने नवाफिल भी पढ़ने हैं, इबादत भी करनी है, और टाइम गुजारना है वहां पे आप क्या लेके दीगर जो वहां पे जो जियारतें हैं वहां पर भी चक्कर लगाना है आपने। तो अब उस दौरान क्या लिबास पहना जाए? अब मर्दों के लिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे किसी दोस्त ने गाइड किया था। मैं तो ले गया था साथ अपने दो जीन ले गया था, 2 जीन, ठीक है, 2 जीन ले ठीक हो गया गया। था, और कुछ ठीक 4 है। टी शर्ट ले गया था, 4 टी शर्ट ले ठीक गया हो था, गया। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, वहाँ दैट्स हाउ वहाँ इट पे गोस। होटल में लॉन्ड्री भी होती है, वो उसको आप धुलवा भी लेते हैं, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल रहा। एक जो जीन जो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, और खाना काबा के अंदर आप देखें नीचे फर्श ही होता है, वहां पे कारपेट नहीं होते। मस्जिद नबी में आपको वहां पे कारपेट मिल जाएगा, अगर आप वहां पे बैठेंगे तो आप कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन खाना काबा में नीचे सख्त पत्थर है, तो वहां अगर आप जीन पहन के बैठेंगे तो आपको काफी हद तक वो आपका जो जिस्म है उसको नीचे से फर्श चुभेगा नहीं। तो दूसरा ये कि ज्यादा लिबास ले जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि 4 टी शर्ट, 2 जीन ले लें, और उसके बाद टी शर्ट वहां धुल भी जाएंगी, और जीन जो है आपको पता है वो भी अगर धुलवाना चाहे धुलवा लें।
और ये लेके जाए। फिर उसके बाद आप ये करें कि जो सॉक्स हैं, सॉक्स जो हैं अगर आपको मोटे कहीं से मिल जाएं, पाकिस्तान में मिल जाते हैं कि जो मोटे सॉक्स जिसका कपड़ा मोटा होता है, वो आप जरूर साथ लेके जाएं, क्योंकि जब हज के याम में तो आप वो नहीं पहन सकते सॉक्स, लेकिन जब बाकी दिनों में आप वहां पे घूमे फिरेंगे तो उसमें यह कि आप चूंकि नंगे पाँव हैं, अगर आपने मोटे सॉक्स पहने होंगे तो आपके पाँव सेफ रहेंगे, उनको कोई वहां पे रगड़ नहीं लगेगी, कोई जख्म नहीं होने का इम्कान कम हो जाएगा, ठीक है ना। और मतलब ये एक उसका एक फायदा होता है उसका। और इसके साथ साथ वहां पे जूते बड़े आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कोई चोरी तो नहीं करता, लेकिन चूंकि रश इतना होता है तो वहां पे आप जहाँ पे जूते रखते हैं समटा गलती से कोई दूसरा पहन जाता है और फिर आपके लिए प्रॉब्लम होता है। उसके लिए बाकायदा आपको जो आपका जो भी हज का अरेंजमेंट कर रहा है आपका जो एजेंट है, वो आपको कोई ना कोई थैला देगा, कोई बैग देगा जो पीछे लटकाते हैं, उसके अंदर जूता भी डाल देते हैं, पानी की बोतल साथ जरूर रखनी वहां पे ना, क्योंकि प्यास बड़ी लगती है, पसीना बहुत आता है, गर्मी वहां पे होती है और चलना बड़ा पड़ता है। तो इस लिहाज से उसको एक तो ये तो लिबास के हवाले से हो गया। अब हमने ये जो दुआएं हैं, जो वहां पे मुख्तलिफ दुआएं मांगनी हैं, दुआएं पढ़नी हैं, और मुख्तलिफ मनासिक के हज के दौरान जो जो हमने वहां पे किस तरीके से नफल अदा करने हैं, किस तरीके से क्या करना है, वो बाकायदा आपको बुकलेट्स मिल जाएंगे हज के हवाले से और उम्रे के हवाले से, जिसके अंदर पूरी गाइडेंस दी गई है। वो जो है आप यहाँ पे हज पे जाने से 2-3 महीने पहले उसको पढ़ना शुरू कर दें, याद करना शुरू कर दें, ताकि आपको वहां पे जाके कोई आपसे गलती ना हो, ठीक है ना। तो ये वो बड़ा जरूरी, चूंकि जिस पर्पज के लिए आप जा रहे हैं वो वही चीजें हैं, दुआएं हैं, और वहां पे क्या कुछ करना हमने मना सके हज के लिए, हज के दौरान। तो वो अगर हमारे पास उसके लिए तैयार होंगे तो ऐसी सूरत में हमें वहां पे हमारा जो असल पर्पज है कि सही तरीके से हज हो जाए नबी पाक के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो वो हमारा हो जाएगा। तो एक तो ये चीजें जो है इसका कवर रखें। अच्छा, सबसे पहले बात तो ये हो गई ना, देखिए हमने बात की लिबास पे, हमने बात की मेडिकेशन पे कि हम जो है, अब मैं थोड़ा सा आपको एक वर्जन बताऊंगी मेडिकेशन के बारे में। जब आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं, आई मीन एनीवेयर यू ट्रैवल, आपके पास एक फर्स्ट एड किट अपना जरूरी होना चाहिए, इट शुड बी, जिसमें आप किस टाइप की मेडिसिन जो है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसमें आपके पास एक एंटी एमेटिक, स्टमक के लिए जो है कोई जिस तरह होता है ना जनरल मेडिकेशन लाइक इमोडियम इस टाइप की कोई, या मोटिलियम इज अ वेरी गुड मेडिकेशन, फ्लैजिल वगैरह आप साथ लेके जाएं। एक जनरल एंटीबायोटिक जो होता है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, जनरल एज ए जनरल रूल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन ले जाएं, सेकंड या थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स में कोई ले जाएं। पेन किलर, एंटी एलर्जी, जुकाम, नजला जुकाम वगैरह वहां हो जाता है, ये जरूरी है कि आप अपने साथ जो है ना, यू शुड टेक दैट, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। उसके अलावा जो है, उसके अलावा यू शुड बी गोइंग फॉर दिस थिंग जिसको कहते हैं, उसके अलावा आपके पास जो है बैंडेड्स वगैरह होने चाहिए, कहीं जो कहते हैं ना बैंडेज क्रेप बैंडेज भी होनी चाहिए। अक्सर वहां पे आप देखें, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव गैदर्ड इन वन प्लेस, आप अक्सर जो है गिर भी सकते हैं, वहां पे चोट भी लग जाती है, इजंट इट सो। तो ये कुछ बेसिक्स तो आपके पास लाजमी तौर पे होने चाहिए, एंटीसेप्टिक वगैरह ना, पेन किलर, एंटीपायरेटिक जिसमें होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी, इसको हम एनसेड्स कहते हैं, उस ग्रुप में से आप जो है कोई मेडिसिन, पैरासिटामोल, ये पॉन्स्टान, ब्रूफेन, कोई भी आप जो है ना पेन किलर्स लेके जाएं, ये बड़ी लाजमी चीज है। अच्छा, उसके अलावा ये जरा बताइएगा कि एक होता है कि जब आप हज के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले आपने एक चीज ये है कि जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं हज की, ठीक है, जब आप बुकिंग कर रहे होते हैं तो आपको किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट के पास जाना चाहिए, और क्या तरीकेकार हो सकते हैं, जरा ये भी बताइएगा। ये इसमें दो तरह के हैं, एक तो गवर्नमेंट स्कीम होती है, जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत हज करने के लिए जाते हैं आज़मीन हज, वो तो सारा गवर्नमेंट अरेंजमेंट किया होता है, उनके वहीं पे उनके मकतब मुख्तलिफ होते हैं, उनको एलोकेट किए जाते हैं। वहां पे आपको पता है कि जब मिना में आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो मुख्तलिफ मकतब होते हैं, ठीक है ना, मकतब नंबर के हिसाब से होते हैं, मकतब नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो जो भी मकतब उसको एलोकेट हो जाता है, तो वो जो ग्रुप है उस मकतब में जाता है, और मकतब का जो वहां पे हेड होता है वो लोकल सऊदीज होते हैं, वो उनका खाने पीने का, रहने का अरेंजमेंट सारा उनके ज़िम्मे होता है। उसके लिए बाकायदा उनको ये जो हज के अखराजात है इसके अंदर से उनको पे होता है, और वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो अपॉइंट हुए होते हैं, और लोकल होते हैं, आमतौर पर अरबी होते हैं। तो एक तो ये है कि जो सरकारी स्कीम के तहत जाएंगे तो वो तो आपके इख्तियार में नहीं है, आपको आप अपने तौर पर कोई एजेंट नहीं बना सकते,
आपको टिकट भी उधर से मिलेगा, आपको जो है वो जो ट्रैवल प्रोग्राम बनना है, कब आपने जाना है, कब कहाँ पहुंचना है, ये सारा आपका वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सऊदी अरब की गवर्नमेंट के साथ मिलके एक वो इसको आप कह लें कि स्केड्यूल किया जाएगा। अब रहा सवाल कि जो लोग प्राइवेट स्कीम के तहत जाते हैं, मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ एजेंट्स हमारे हैं, हज टूर ऑपरेटर्स हैं जो कि हाजियों को ले जाके जाते हैं, उनको बाकायदा लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको दिया हुआ है और वो लाइसेंस याफ्ता होते हैं, उनके ऊपर मुख्तलिफ कंडीशंस लगाई होती है। अब वो जब जाते हैं उनको आप उनके पास बुकिंग के लिए जाते हैं, तो फिर उसमें आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसा एजेंट, ऐसा जो टूर ऑपरेटर है या हाजी हज का जो ऑपरेशन जो कर रहा है, एक बाकायदा लाइसेंस याफ्ता है, उसका बैकग्राउंड चेक कर ले जरा। यानी पहले जो लोग उसके साथ सफर कर चुके हैं पिछले हज के दौरान या उम्रा के दौरान, उनसे फीडबैक जरूर ले लें कि जी वहां पे इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, वरना वहां जाके बात कर आप बहुत तंग होते हैं। अक्सर तो अच्छे ही होते हैं, मैंने देखा जनरली। जब मैं गया था तो मैं प्राइवेट स्कीम के तहत गया था, तो जो जो उसने कहा था, कमिट किया था जिन जिन होटलों में, उसके मुताबिक अरेंजमेंट हुआ था वहां पे ना, खाने पीने का अरेंजमेंट उसी तरह ही था। बाकी जो हज पे आप जाते हैं तो सारे आप घर में तो होते नहीं है, उसमें देर सवेर हो जाती है, समटाइम्स ट्रांसपोर्ट लेट हो गई, रश बड़ा हो जाता है ना। पूरी दुनिया से हज उन्हीं दिनों में होना होता है। अब उस वक्त पूरी दुनिया के जो लोग गए होते हैं वहां पे हज करने के लिए, वो लाखों की तादाद में होते हैं। अब वहां पे पूरे शहर के अंदर एक तरह के समझ लेके एक समुद्र होता है इंसानों का ना। अब वहां पे अरेंजमेंट के अंदर बात का थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती, कई बार हमें भी इंतजार करना पड़ा, ट्रांसपोर्ट टाइम पे ना पहुंच सकी, तो उसमें उसका टूर ऑपरेटर का कसूर नहीं होता, वो हालात ऐसे होते हैं। और वैसे भी वो रेकमेंड करते हैं कि बस की जगह टैक्सी वगैरह ले लें आप। बस पे तो जो है वो आप जब आप जा रहे होते हैं, कहाँ, मक्का से मदीना जा रहे होते हैं, नहीं उसमें ऐसे ही बताता हूँ मैं, नहीं मैं बताता जो हूँ है वो आपको। आपको टाइम नहीं नहीं लगता नहीं, है आप बड़ा टैक्सी नहीं ले सकते, नहीं मेरी गुजारिश सुन ना। बस उस पे, और जो है यू आप हैव ना, टू नहीं गो नहीं नहीं फॉर। नहीं 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 नहीं, आपने जब टूर ऑपरेटर के जिसके पास आप हैं, जिस मकतब में हैं, आपने उनके साथ ही ट्रैवल करना है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वहां पे जब आपने मक्का दाखिल होना है ना, मक्का दाखिल होने से पहले एक जगह आती है जहाँ पे से मक्का की हदूद शुरू होती है तकरीबन ना। वहां पे बाकायदा आपके पासपोर्ट चेक होते हैं, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। पासपोर्ट तो आपका एयरपोर्ट पे उनके कब्जे में चला जाता है ना, मकतब जो होता है ना, वो जो वहां पे आपका जो भी एलोकेट किया गया, वो पासपोर्ट उसके पास चले जाते हैं। आपको फिर वहां पे वो एक कार्ड दे देते हैं अपना, जो गले में भी लोग लटका लेते हैं। हाथों पे डालने के लिए कड़ा टैप भी होता है, समटाइम कड़ा टैप या वो घड़ी टैप भी होती है, उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, मकतब नंबर लिखा होता है, उसका फोन नंबर लिखा होता है, और वो सारी डिटेल होती है ताकि कहीं गुम जाए तो पता चल सके उसके ऊपर वो उन्होंने। लेकिन पासपोर्ट जो है वो उनके कब्जे में चला जाता है। वो जब तक आप वापसी का आपका सफर नहीं होता और वहां एयरपोर्ट पहुंच के आपको वो पासपोर्ट देते हैं। इसलिए आप अलग से ट्रैवल कभी ना करें, यानी खासतौर पर शहर के अंदर तो कर ले, शहर के अंदर आप मुख्तलिफ जो ज़ियारतें करने जाते हैं तो वहां पे तो टैक्सी पे लोग जाते हैं, वो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने अगर मक्का से मदीना जाना है या मदीना से मक्का आना है, तो वो शहर में दाखिल होने से पहले वहां आपके पासपोर्ट चेक होंगे वहां पे ना। तो पासपोर्ट चूंकि आपके पास है नहीं है, अगर सरकारी हज कर रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट के पास है, अगर सरकारी तौर पे नहीं कर रहे, आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो वो उसके पास है, आपके पास जो आपका कफील कह ले, क्या कह ले उसको, मकतबी मैं उसको कहूंगा, तो वो उसके पास जो कुछ होगा वो होगा। तो इस लिहाज से जाना तो उसी पे पड़ेगा जो अरेंजमेंट की गई बसों की, और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है, बुरा नहीं है, बड़ी बड़ी अच्छी कंफर्टेबल बसें है, एयर कंडीशन चल उसके अंदर होता है और बल्कि इकट्ठे जाने का मजा आता है, साथ इबादत की जाती है, साथ वो आप कह लें कि आपस में एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, क्योंकि हज के जो साथी हैं, मुझे अच्छी तरह याद है 2015 के बाद से अभी तक मेरे कई हज के साथी मुझसे राब्ता शाब्ता करते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। तो ये एक बड़ा अच्छा एक नया एवेन्यू खुलता है आपका, एक मुकद्दस मकामात के ऊपर जब आपकी एक दोस्ती बनती है या वाकिफ होती है। तो इस लिहाज से ये जो है, अब वो जो मैंने बताया ना कि जो आपके गले में लटकाने वाला वो है, अच्छा जब आप मक्के खाना काबा में बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने अब आ रहा है कि वहां पे आइडेंटिटी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए आपने क्या मैकेनिज्म रखा कि अगर आप अपने ग्रुप से घूम जाते हैं, लेट्स से, सो व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म फॉर दैट, अब बताइए। तो जो सरकारी स्कीम में जाते हैं उसमें खुदाम हज जाते हैं साथ ना, जो गवर्नमेंट की तरफ से जाते हैं, वो इसी पर्पज के लिए होते हैं कि वो तो पूरे उनके ग्रुप बना लेते हैं, 35-35, 40-40 या 25-25 लोगों का ग्रुप बना के इकट्ठे वहां पे चलते हैं। फिर एक मुकाम मुकर्रर कर देते हैं कि अगर कोई पीछे रह जाए या उनसे बिछड़ जाए तो इस मुकाम पे आके वो पहुंच जाए। वो एक वहां पे एक जगह आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
और फिर इसके साथ वहां पे उनको लोकल सिम भी वो ले लेते हैं। जो प्राइवेट रूट टूर ऑपरेटर हैं वो तो खुद सिम देते हैं उनको अपने पास से कम्प्लीमेंट्री, और जो आप सरकारी स्कीम के तहत जाते हैं तो वो खुद लोग सिम अपनी ले लेते हैं वहाँ की लोकल, वो वहीं पे इस्तेमाल होती है, तो फिर वहाँ पे रब्ता किया जा सकता है एक दूसरे के साथ मोबाइल के जरिए से। तो लेकिन खातीन के लिए प्रॉब्लम होता है समटाइम्स कि जो खातीन बड़ी उम्र की होती हैं या ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, कई बार देहात से ताल्लुक होता है, वो बाज का जो है बिछड़ जाती हैं, तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम होता है। उसके लिए जरूरी है कि आप कोई एक जगह मुकर्रर कर दें, उनको बता दें कि जी आपने अम्मी जी बहन जी इस जगह पे बैठना है, अगर आप बिछड़ गए तो आपने इस जगह पे आ जाना है, और ताकि फिर आपके जो फैमिली के लोग वहां पे आके उनको ले लें। या फिर ये कि उनके साथ जो है एक उनका बेटा है, भाई है, हस्बैंड है, वो उसको चाहिए कि हर वक्त वो उनका बाजू पकड़ के साथ चले, ताकि वो जो खास तौर पे जो जब तवाफ कर रहे होते हैं वहाँ बड़ा रश होता है ना, तो वहां बिछड़ने के चांसेस होते हैं। जी। और दूसरा जरा सेल फोन के बारे में बताइएगा कि वहाँ क्या मैकेनिज्म है। आप जो है आपके पास सेल फोन या मोबाइल तो है जो है वो हर वक्त ही होता है ना, ऐसा ही वो चार्जिंग बैंक भी अपने पास रखना चाहिए ना, कि अगर किसी ऐसी जगह पे जहां आप चार्ज ना कर सके मोबाइल, आप यू बिजी इन इबादत, तो फिर आपके पास होना चाहिए एक चार्जिंग बैंक। अच्छा, कहा जाता है कि आप जो है एक एक्स्ट्रा सेल फोन भी अपने साथ ले जाएं। कई दफा एक सेल फोन जो है वहां पे काम नहीं कर रहा, या खराब हो गया है, या आपसे गुम गया है, कहीं पे गिर गया है, टूट गया है, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा सेल फोन होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास सिम होनी चाहिए एक एक्स्ट्रा। तो वो जो है ना, वो ये है कि उसका तरीकाकार ये होता है कि आप आइदर जो है एक सिम खरीदें, यहाँ से जो अपने सिम को रोमिंग पे कर ले, और या वहां जाके आप एक लोकल सिम ले लेते हैं ना, ठीक है, होता तो यही है ना यूजुअली। आपके पास एक एक्सेसिबल सिम होना चाहिए। और दूसरा ये कि स्मार्टफोन जो है ना वहां पे बड़ा काम आता है, बिकॉज स्मार्टफोन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। आप गूगल के थ्रू जो है ना, आप अगर किसी लोकेशन पे पहुंचना चाह रहे हैं तो आप मैप्स पे वो जो है ना, आप उस लोकेशन को जो है ना फीड कर सकते हैं और आप पहुंच जाते हैं डायरेक्शंस फॉलो करते हुए। अगर आप अपने ग्रुप से बिछड़ भी गए हैं तो आप अपने डेस्टिनेशन तक मैप्स को फॉलो करते हुए पहुंच जाएंगे। प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप वहां पे जिसको कहते हैं ना मोबिलिटी के लिए, फॉर मोबिलिटी एंड फॉर एज जैसे ये जो सेफ्टी मैकेनिज्म आ जाता है ना कि आप अपने ग्रुप के साथ ताल्लुक में रहें, आपके साथ अक्सर जो है ना आप यू शुड बी हैविंग अ वायबल सेल फोन देयर। एंड सेल फोन के साथ जो एडेड फीचर्स हैं, दे विल ऑब्वियसली ऑगमेंट यू और हेल्प यू ओवर देयर। सो दैट्स हाउ इट गोज। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेल फोन को डिस्कस करना। दूसरा जो है कहते हैं कि आपने एक बात हमने की, हमने शुरू में भी किया, एसेंशियल्स अपने साथ लेके जाने चाहिए, नेल क्लिपर्स वगैरह, अम्ब्रेला, सन और सन ब्लॉक। ये अब एक पॉइंट मैं आपको दूंगी, मेडिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सन ब्लॉक अपने साथ लेके जाएं। इसकी क्या रीजन है डॉक्टर इम्तियाज, सन ब्लॉक क्यों साथ लेके जाना चाहिए? अच्छा, इसमें देखिए दो चीजें, एक तो खातीन जो है वो नकाब नहीं पहनेगी वहां पे ना, आज के बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। खातीन जो है वो ऐसा लिबास पहनेगी जिसमें नकाब जो है उसमें कई खातीन जो यहाँ पर्दा करती है वो क्या करती है, वो आगे करके बढ़ा के उन्होंने ऊपर से बनाया होता है, तो वो कपड़ा चेहरे पे ना लगे उनका ना। तो बार लेकिन ये कि वहां पे नकाब जो है वो खातीन नहीं पहनती, और मर्द जो है वो टोपी नहीं पहनता, ठीक है। मर्द जो है हज के याम में, हज के याम जो समझ रहे हैं आप, जो जब मनासिक हज शुरू हो जाते हैं, यानी जब लोग पहले मिना चले जाते हैं, मिना से फिर रफात चले जाते हैं, फिर रफात से फिर मुजदलफा जाते हैं, फिर मुजदलफा से वापस मिना आते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो खाना काबा के अंदर जो तवाफ़ ज़ियारा है, तवाफ़ विदा है, जो भी कुछ करना है और सही वगैरह करनी है, वो सारा कुछ जो है उस दौरान मर्द टोपी नहीं पहनेगा और खातीन चेहरा नहीं डालेगी, ठीक है ना, ये एक जरूरी है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो आपका जो एक तो ये कि बड़ा स्ट्रेसलेस होके जाना चाहिए, टेंशन फ्री होना चाहिए, और पीछे इतला देने की हद तक तो ठीक है, अपने पाकिस्तान के अंदर या अपने मुल्क के अंदर जहाँ से आप गए हैं वहाँ राब्ता उनको करते रहे, इतला करते रहे, लेकिन लंबी गप्पे लगाने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि आप इबादत के लिए वहाँ पे गए हैं, ज्यादा फोकस आपको उस तरफ रहना चाहिए। अच्छा, फिर वहाँ पे शॉपिंग की बात आ जाती है, खैर खैरियत दरियाफ्त वहाँ पे शॉपिंग जो के है लिए वो है ट्रेडिशन भी है, और खास मस्जिद नबवी के जब 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 मदीना में जाते हैं तो वहाँ पे ये ट्रेडिशन भी है, नबी पाक के ज़माने भी लोग वहाँ पे फिर तोहफे तोहफ़े खरीदते थे अपने लिए, अपने जीज़ो कारब के लिए।
और फिर खजूरें जो है खास तौर पे वो जो वहां से खरीदी जाती हैं, उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बेस्ट प्लेस है मदीना मुनव्वरा के अंदर खजूर मार्केट है एक, मस्जिद नबी के करीब ही है, लेकिन उस पर टैक्सी पे जाना पड़ता है। तो वहां जाएं आप, वहां पे बड़ी बड़ी आप क्या लेके आउटलेट्स बने हुए खजूरों के, वहां पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं, पूरी खजूर मार्केट है। वहां अपनी पसंद की एक तो आपको सस्ती मिल जाएगी, और दूसरा वे वहां पे आप कोशिश करें कि साथ कैरी करके आए। कई बार बुकिंग करवानी पड़ती है, वो फिर बाद का लेट बड़ी हो जाती है, बुकिंग भी चल जाती है, वो यहाँ पहुंचा भी देते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल। जो आबे जमजम है, आबे जमजम जो है वो आपको एयरपोर्ट में मिलेगा। एयरपोर्ट पे सरकारी तौर पे आप वहां पे उसकी एक हदिया रखा हुआ उन्होंने, कीमत रखी हुई है, वो आप पे करके उसमें बाज़ का पाबंदी भी लगा देते हैं, एक लिमिट भी मुकर कर देते हैं कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। तो जो भी कानून है, कानून नहीं तोड़ना वहां पे। दो चीजें बड़ी जरूरी हैं कि आप चूंकि गए हज करने के लिए, और आपने वहां पे जो खास हो जब आपने देखा कि आप वो कर लेते हैं सारे मुनासिब, सर के बाल शाल भी कटवाते हैं, और खातीन एक लट अपनी काट दी है, तो वो हम वहां बने तो गुलाम, अल्लाह ने हमें उस शक्ल में रखा हुआ है ना कि हम सफर में आए हुए हैं, सारा हमारा हमने मुड़वा लिया है, और हम अल्लाह के गुलाम हैं, ठीक है ना जी। और अल्लाह के लिए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी पाक के फरमान के मुताबिक वहां पे हम वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो वहां पे बल्कि मैं तो जब पाकिस्तान आ गया था वापस, तो तब भी मैं टोपी नहीं पहना करता था, कैप, तो ऊपर मेरे सर मुंडा हुआ था, लेकिन मैं कैप नहीं पहनता था। मैंने कहा जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने मुझे ये हुक्म दिया कि तुम बाल मुड़वा दो सारे, ठीक है ना, तो मेरे तो हर वैसे भी कम है बाल तो मैंने कहा भी अब क्या करना है टोपी शोपी पहन के, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है जिनको धूप शूप में फिरना है या आगे पीछे फिरना है तो उसके लिए वो कर सकते हैं, लेकिन उन दिनों में वो टोपी नहीं पहन सकते जी। और ज्यादा खरीदारी ना करें जो आपके लिए बोझ बन जाए। उसमें जो लिमिट है, एयरपोर्ट आपको पता है ट्रैवल करने के लिए आपका जो गाइड है वो बता देगा कि कितना वजन जो है अलाउ है एयरलाइन के ऊपर, क्योंकि अगर ज्यादा होगा तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे वो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा वो शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। खजूरें लानी पड़ती है, लानी होती है, तबरक होता है। इसी तरह आबे जमजम जो भी लाना होता है, अगर और भी कोई चीज अगर छोटी मोटी गिफ्ट है, जाय नमाजें होती हैं, टोपियां होती हैं, तस्बीहात होती हैं, तस्बीहा जो होती है लोग वो लाते हैं, अजीजों को देते हैं, तो लाएं, आप जरूर लाएं। लेकिन इसके अलावा जो है इसको जो आप कह लें हज को तजारत का पर्पज ना बनाएं, हज को इबादत ही रहने दें, क्योंकि आप अल्लाह के लिए गए हैं और आपने वो कुछ वहां पे करना है जो अल्लाह ने फरमाया है और जो नबी पाक की हमें सुन्नत से या अहादीस से मिलता है उसके मुताबिक आपने करना है, क्योंकि अल्लाह को आप राजी करने जा रहे हैं। वहां बिल्कुल आप बिल्कुल। सेल्फलेस। कहते हैं ना, कहते हैं वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक अच्छी बात है जिसमें कहा जाता है कि हज के बाद आप जब वापस आते हैं तो यूर एज क्लीन एज अ न्यू बॉर्न बेबी। आपके तमाम यस, गुनाह ऐसे बख्शे जाते हैं कि कहते हैं कि जैसे आप पैदाइश वाले दिन आते हैं ना दुनिया में, उसी तरह आप पाक साफ होके आते हैं। इसमें लेकिन कहा यस, जाता है अगर आपने लेकिन यस अगर आपने सिर्फ नियत भी यही की ना कि उसके बाद अगर आपने दुनिया में जितने बुरे काम किए थे, आप समझते हैं कि आप उनको रिपीट भी नहीं करेंगे, है ना। देखिए इस्तगफार का भी तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि जी आप बिल्कुल। बेशक आप पाक अगर आपने खालिसुल खालिस अल्लाह ताला के लिए हज अदा किया तो उसका मतलब यही है कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हम जो है हम क्या करेंगे कि हम उसके बाद भी जो अल्लाह के बनाए हुए हदूद हैं उसी पे चलेंगे। वी उसके विल लिए नॉट क्रॉस दोज मैं बैरियर्स। गुजारिश करता हूँ। देखिए जब आप यहाँ से जाएं, अपने तमाम जीरो कारब दोस्त, अगर किसी के साथ कोई रंजिश है, कोई बोलचाल बंद है, उससे सुलह करके जाएं, उससे माफी मांग के जाएं, उससे सुलह करके जाएं। अगर उसने ज्यादती की हुई तब भी सुलह करके जाएं, और वहां जाके भी अल्लाह से माफी मांगे, मगफरत ही मांगे, ठीक है ना। और वहां पे कोई ऐसा काम ना करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे वो इबादत जाया हो जाए, ठीक है ना। उसमें वहां पे आपने अल्लाह को राजी करने के लिए गए हैं, वहां पे अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गए हैं, और चूंकि नबी पाक ने वो हज फरमाया हुआ है तो उसको आप वो पूरा कर रहे हैं, और वहां पे सारी चीजें भूल जाएं, और नई लाइफ जो है आप अपने आप को आप कह लें कि एक जीरो से दोबारा शुरू करें, 0 मीटर से दोबारा अपने आप को शुरू करें, और सबको गिले शिकवे भूल भाल के आए। और ये कहा जाता है कि जब हाजी हज करके वापस आता है अपने मुल्क के अंदर, तो हज के दिन से लेके 40 दिन तक
उसकी तमाम दुआएं कबूल होती हैं। और बिल्कुल इसमें लोग अक्सर आते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। बिल्कुल यही बात मैं भी आपसे करने तो लगी थी वो कि 40 दिन तो दुआएं तो वैसे भी कबूल होती है, लेकिन वो 40 दिन जो ग्रेस पीरियड है अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है कि उस दौरान वो जो भी दुआ करेगा वो कबूल की जाएगी। और हज बहुत बड़ी सादत है। एक ज़माने में आपको पता कि देहात के अंदर, शहरों के अंदर जो हज करके आए होते थे, थोड़े लोग चुके होते थे, तो अगर कहीं झगड़ा हो गया, कोई मसला हो गया, तो हाजी साहब को बुला के, इवन पुलिस वाले भी आके रिक्वेस्ट करते थे, जी हाजी साहब आप फैसला कर दें, इनमें आप पंच का एक रोल अदा कर दें और इसमें इनका जो डिस्प्यूट है उसको हल कर दें। तो ये बहुत बड़ी सादत है जो एक मुसलमान जो उसको अल्लाह ताला ने अता की हुई है। Thank you for watching our show as usual. We came to you today with a topic in mind that आपको जो है ना आपको मालूम पड़े कि हज पे जाने से पहले जो है वो क्या तैयारियां जो है वो आपको करनी चाहिए। Isn't it so? तो हम जो है उम्मीद करते हैं कि आज के शो से आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप हज का इरादा रख रहे हैं तो आप जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनका खास ख्याल रखेंगे ताकि आपके लिए जो है हज पे जाना जो है वो आसान हो जाए। थैंक यू डॉक्टर इम्तियाज एज यूजुअल फॉर योर गाइडेंस एंड वो जिसको कहते हैं एक ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंशाल्लाह अगले शो पे जो है दोबारा मिलते हैं एंड एक नए टॉपिक के साथ आपकी तरफ आएंगे एंड उम्मीद है कि आप जो है उसको लुक फॉरवर्ड कर रहे होंगे और एंड वी विल give you something new to look forward to. Take care. Allah Hafiz.